हेलो स्टूडेंट्स। वेल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं। और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन बिटवीन ऑफ द चैप्टर तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो टाइटल है वो ही यहाँ पर देख लेते हैं। सी मैंने आप लोगों को बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग करना। मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में है, ये ऑर्गेनिज्म इस सब ग्रुप में है, ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप और ये इस सब ग्रुप के है। ठीक है, वही क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? स्पीसीज को स्टडी करना क्या इजी होगा? अगर हम किसी स्कूल में बच्चों का ग्रुप डिवाइड नहीं करेंगे कि भाई ये फर्स्ट क्लास के हैं, सेकंड क्लास के हैं, थर्ड क्लास के हैं, तो क्या उनको क्यों पढ़ाना आसान होगा? नहीं होगा ना। क्या हम पूरे और सभी बच्चों को, स्कूल के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है एक साथ पढ़ाना, नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए उनको ग्रुप डिवाइड करना पड़ता है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। सेकेंड, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो हम मैं मान लो मैं टीचर हूँ, बहुत अच्छा ट्यूशन भी क्लास कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कितने भी अच्छे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों ना चले जाओ, कोई भी अगर ये बोलता हो वो ये ज़रूर कहेगा कि भाई हम 5 से ज़्यादा बच्चों को नहीं बिठाते, या मैं अपनी ट्यूशन क्लास में 10 से ज़्यादा बच्चों को नहीं बिठाती। लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगा कि जी मैं आपके अकेले बच्चे को पढ़ाऊँगी या मैं आपके अकेले बच्चे को पढ़ाऊँगा। पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर 10 स्टूडेंट आते हैं, मान लो मेरे ट्यूशन पे 10 स्टूडेंट आते हैं, तो क्या मैं 10 घंटे अलग अलग स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी? पॉसिबल नहीं है ना। और एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैं बैठती हूँ तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन यही चीज़ है कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म को, इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को इस यूनिवर्स में स्टडी करना इजी नहीं है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि भाई ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एक ग्रुप है। तो उनमें से हम एक दो ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ लेते हैं, हम लोग क्या कर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमें उस पूरे ग्रुप की नॉलेज हो जाती है। मतलब अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स को स्टडी करें तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब अगर मुझे अपने ऊपर स्टडी करनी हो तो मैं एक स्पेसिमेन को ले सकती हूँ। अगर मुझे डॉग्स के ऊपर स्टडी करनी है तो मुझे दुनिया के सभी कुत्तों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो डॉग को लूंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करूंगी और तब मैं उसके ऊपर कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट बना सकती हूँ, कोई ना कोई अपना अपना असाइनमेंट बना सकती हूँ। इसके लिए मैं क्या क्या मैं सभी पूरी दुनिया के डॉग्स को लेके इकट्ठा हो जाऊंगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है कि भाई मुझे अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है तो मुझे उस ग्रुप में से एक ऑर्गेनिज्म को उठा लिया। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज को एक ऑर्गेनिज्म टाइप स्पेसिमेन को उठा लिया और उसमें उससे मेरी पूरे ग्रुप की अपने आप ही स्टडी हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, क्लासिफिकेशन हमारे बीच में, सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें अपने बीच की सिमिलैरिटीज और हमारी डिसिमिलैरिटीज के बारे में पता चल जाएगा कि हम किसके साथ सबसे ज़्यादा जो रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, सबसे क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और सबसे डिस्टेंस किसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये ज़रूरी क्यों है कि भाई हमें रिश्तेदारी निकालनी हो। तो अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए आप सब लोग, जो कोरोना का जो केस है इसमें हमने हमने क्या किया है, कोरोना की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो हमने मैच करके देखी है। जीनोम सीक्वेंसेस अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से जैसे बोल रहे हैं कि भाई सार्स से मिलती है उसकी, तो इसका हम मतलब हमें उसकी स्ट्रक्चर पता चलेगी, तो हम उसका नेचर, उसका बिहेवियर एग्जैक्ट पता चल जाएगा, तो हम उसके लिए वैक्सीन भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो उससे रिलेटेड एनिमल जो सॉरी वायरस है उसका जीनोम सीक्वेंस हमें पता है और हमें पता चलेगा 98% उससे मिलता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई हम टेस्ट करके देख सकते हैं, मतलब एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि भाई सार्स के ऊपर ये काम करती है तो हम ये वाली वैक्सीन के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, चांस इंक्रीज हो जाते हैं। खैर ये तो पता नहीं बनेगी तो सही ऑब्वियसली, लेकिन कब तक बनेगी वो देखते हैं हम लोग। तो सिमिलैरिटी से हमारे बीच का एवोल्यूशन क्या है, मतलब हमें अपने बारे में पता करना है। भाई मैं अगर जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो सॉल्यूशन नहीं पता होगा,
तो प्रॉब्लम पता होने के लिए मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए, तो मुझे अपने बारे में पता होने के लिए मेरे से जो रिलेटेड चीज़ें हैं मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर अपने साथ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है, कब से रिलेशन है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे हम बताते हैं ना कि भाई हम जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कौन है, एप्स हैं, हमारा उनसे डीएनए मिलता है। ठीक है, वो चीज़ हो जाती है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो मैं यहाँ पर एक बार और उन दोनों चीज़ों को रिकॉल करूँगी और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँगी मैं यहाँ पर। एक तो भाई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या था हमारा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक और जो नई चीज है यहाँ पर, अभी आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कई बार सुनोगे आप इसको। एवोल्यूशनरी मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब फाइलोजेनेटिक का मतलब सीधा सीधा होता है एवोल्यूशनरी। ठीक है, यहाँ पर एवोल्यूशन है इसका मतलब, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो याद होगा मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या यूज करते थे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इसको सबसे पहले यूज करने वाले थे प्लाइनी एंड एल्डर। प्लाइनी एंड एल्डर ने सबसे पहले यूज किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे इसके अलावा हमारे जो एरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, उन्होंने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया था, ग्रुप्स के अंदर, जिनके पास ब्लड होता है रेड ब्लड और जिनके पास नहीं होता, इनेमा एंड अनेमा। इनेमा absence प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और अनेमा absence ऑफ रेड ब्लड। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की थी कि भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल है या फिर एरियल है। ओके, लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिनको हम जानते हैं, उन्होंने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था। तो हमने एक बार हमें याद है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि कुछ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, इसके हमें पता है इसके ड्रॉबैक्स, क्योंकि एक दो अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे तो हमें उनके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्चुअल में जो रिलेशनशिप है वो पता ही नहीं चल पाएगा। पहले भाई हम जानते हैं कि जो जो हमारी वेल है वो क्या है, मैमल है, लेकिन दिखने वो कैसे लगती है, फिश। तो पहले हम उसको फिश ही पढ़ते थे क्योंकि दिखने में फिश लगती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मॉर्फोलॉजी की वजह से वहाँ पे गड़बड़ थी, हम उसको फिश पढ़ रहे थे। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन पे आए हम। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले इसको यूज किया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो है जो कहता है कि भाई अच्छा मॉर्फोलॉजी मैच कर रही है, चलो कोई दूसरी चीज देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी मैच करी नहीं करी, हमने क्या देखी उसके बाद, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, यहाँ तक कि बायोकेमिस्ट्री तक भी, डीएनए आरएनए तक भी देखते हैं हम इसमें कि भाई सारी चीज ठीक है, मैच कर रही नहीं कर रही है छोड़ो, सीधा के सीधा सारी चीजें मैच करो। अगर ये सारी चीजें मैच कर रही है कि वो उनकी बायोकेमिस्ट्री से लेकर उनका जो साइटोटैक्सोनॉमी है जिसमें हम डीएनए आरएनए तक के सीक्वेंसेस भी देख लेते हैं, अगर वो मैच करें इसका मतलब ये सेम है। उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई चलो सारी चीज़ें ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई लेकिन क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ डालते हैं। तो उससे क्या होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल कि वो एक्चुअल में जो नेचुरल जो होंगे, मतलब उनके बीच में जो ट्रू रिलेशनशिप होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए, हम आज के टाइम में यही यूज करते हैं, ये क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ हम फाइलोजेनेटिक भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है हमने सारी चीजें मैच कर ली, लेकिन हम फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन की हम एक्चुअल में देख लेते हैं कि हम आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को आज के टाइम में जो क्लासिफिकेशन करते हैं इन दोनों को, कि हम लोग एक्चुअल में उनकी मॉलिक्यूलर, उनका साइटोटैक्सोनॉमी, उनकी उनकी बायोकेमिस्ट्री, उनका आरएनए डीएनए, उनका सारी चीज़ें मैच होने के बाद हम देखते हैं कि वो उनका एवोल्यूशन, उनका ओरिजिन कहाँ पे है। इन दोनों को देख के फिर हम बताते हैं, हाँ आगे की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वो ईजी हो जाती है। और इसको सबसे पहले जो प्रपोज किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, एंगलर एंड प्रेंटल ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले प्रपोज तो एंगलर एंड प्रेंटल ने किया था सबसे
पहले, लेकिन इसमें फाइलोलॉजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई थी इसमें, इसके रूल्स में। और उसके बाद मॉडिफिकेशन की जो करने की जो की थी वो किसने की थी? हचिंसन एंड तख्ताजन। बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लाइनी एंड एल्डर ने यूज़ किया था उससे पहले। इसके अलावा एरिस्टोटल भी, और यहाँ तक कि जो हमारे कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया था वो कौन सा था, तो लिनियस ने भी हमारा जिनको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो पढ़ते हैं उन्होंने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया। ध्यान रखना ये बात प्लीज। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर। फाइलोलॉजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज तो सबसे पहले एंगलर एंड प्रेंटल ने किया था, बट उसकी मॉडिफिकेशन हचिंसन एंड तख्ताजन ने की थी। बात क्लियर है भाई? तो ये हमारे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स की होती है। नेक्स्ट वीडियो में